गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जूलॉजी पेपर फर्स्ट कॉर्डेटा में आपकी फर्स्ट यूनिट चल रही थी और इस फर्स्ट यूनिट में हमने 2 एनिमल्स के बारे में किस के बारे में हर्डमानिया और ब्रैंकियोस्टोमा के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, दोनों एनिमल्स के हमने क्या करे थे, दोनों एनिमल्स की जनरल आकार की, फिर उनके बाद उनकी आंतरिक आकार की, यानी कि उनमें श्वसन कैसे होता है, पाचन कैसे होता है, यानी कि उसके सारी जो जंतु कार्य की होती है, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, तंत्रिका तंत्र, प्रजनन तंत्र, लार्वावस्था पाई जा रही है, यानी कि एक तरीके से भ्रूणीय परिवर्तन, सारी अवस्थाओं का हमने अध्ययन किया। जो हर्डमानिया और ब्रैंकियोस्टोमा है, ये दोनों के दोनों किसके प्रोटोकॉर्डेट के सदस्य थे। यानी कि हमने जब क्या पढ़ा था, एक बार हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं कि हमने कॉर्डेट एनिमल्स पढ़े। हमारी बुक क्या है, कॉर्डेटा। ये क्या है, संघ। अब इस संघ को हमने 2 भागों में बांटा था। इसकी 2 शाखा थी। कौन सा, एक रेनिएटा, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉर्डेट, या इसी को हम क्या कहते हैं, निम्न कॉर्डेट। ठीक है, और इन निम्न कॉर्डेट के हमने 3 संघ देखे थे। कौन कौन से आते हैं, उन 3 संघों में हमने देखा था हेमिकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट। ठीक है, हेमिकॉर्डेट का सदस्य कौन आता है, बेलेनोग्लॉसस। यूरोकॉर्डेट का सदस्य कौन है, हर्डमानिया। सिफेलोकॉर्डेट का सदस्य कौन है, एम्फीऑक्सिस, या इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो हेमिकॉर्डेट है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमारे सेकेंड ईयर में था। इसके बाद यूरोकॉर्डेट का मेंबर हर्डमानिया हमने पढ़ा और सिफेलोकॉर्डेट का मेंबर एम्फीऑक्सिस हमने पढ़ा। अब जो हमारा नया एनिमल है, वो एनिमल किसका है, वो आता है क्रेनिएटा का। यानी कि हमने एक क्रेनिएटा या प्रोटोकॉर्डेट जीवों का अध्ययन कर लिया। अब हम किनको पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे क्रेनिएटा, या इन्हीं को या क्या कहते हैं, यूकॉर्डेटा, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं, उच्च कॉर्डेट जीव। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो उच्च कॉर्डेट या क्रेनिएटा जीव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ये हमारा जो मैंने आपको पहली कॉर्डेट क्लास कराई थी, तब आपकी क्लास में ये इंट्रोडक्शन हमने देखा था। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम स्टेप टू स्टेप पढ़ते आ रहे हैं। तो अब कौन से आगे, पूरी बुक का नाम ये हमारा क्या है, कॉर्डेटा, यानी कि कॉर्डेट जीवों के बारे में पढ़ेंगे। तो जब भी आप वर्गीकरण लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि आप जब वर्गीकरण करेंगे, चाहे आप आपके प्रैक्टिकल में करते हैं, चाहे आप
थ्योरी पेपर में करेंगे। संघ हमेशा क्या आएगा? संघ आएगा कॉर्डेटा। संघ क्लियर हो गया हमको। अब संघ कॉर्डेटा के बाद क्या होता है? शाखा कौन सी है? क्रेनिएटा। यानी कि इन जीवों में सिर पर क्या मिलेगा? सिर यानी कि मस्तिष्क पर कपाल का आवरण पाया जाता है। क्या होगा इनमें? मस्तिष्क पर कपाल का आवरण पाया जाएगा। तो इनको क्या कहते हैं? क्रेनिएटा, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं? यूकॉर्डेटा, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं? उच्च कॉर्डेट। ठीक है। क्रेनिएटा का मतलब क्या हो गया? कि इनके मस्तिष्क पर कपाल का आवरण पाया जाएगा। अब इस क्रेनिएटा का विभाग कौन सा है? तो इसका विभाग, या इसको हम क्या कहते हैं? डिवीजन। डिवीजन क्या है इसका? वर्टिब्रेटा। तो हम किनके बारे में पढ़ेंगे? अब हम वर्टिब्रेट या कशेरुक जीवों के बारे में पढ़ेंगे। क्या आ गया इसका? वर्टिब्रेटा। अब इस वर्टिब्रेटा को, यानी कि इस वर्टिब्रेटा को दो उपसंघ वर्टिब्रेटा को दो उपसंघ कौन कौन सा? एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। दो उपसंघ एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा में बांटा गया है। वर्टिब्रेटा का मतलब क्या होता है? इनमें कशेरुक दंड पाया जाएगा। जो नोटोकोड है वो किस में प्रतिस्थापित हो जाती है? कशेरुक दंड में प्रतिस्थापित हो जाती है। ठीक है। अब इसको हमने किस में बांटा है? दो उपसंघ एग्नेथा व नेथोस्टोमेटा में बांटा है। तो एग्नेथा की यदि हम बात करते हैं तो ए का मतलब क्या होता है? अनुपस्थित, और नेथा का मतलब होता है जबड़े। तो हम ये कह सकते हैं एग्नेथा के जीव जबड़े रहित होते हैं। जबड़े रहित प्राणियों को किसमें रखा गया है? उपसंघ एग्नेथा में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। किसमें रखा गया है? जबड़े रहित प्राणियों को उपसंघ एग्नेथा में वर्गीकृत किया गया है। और नेथोस्टोमेटा कौन होते हैं? इनमें जबड़े वाले जीव। तो आज हम एग्नेथा जीवों के बारे में पढ़ेंगे। किनके बारे में? एग्नेथा जीव के बारे में पढ़ेंगे। अब एग्नेथा जो जीव होते हैं, इन जीवों को यहां लिखते हैं अपन। एग्नेथा को दो क्लास, या हम कहें दो वर्ग में बांटा गया है। कौन कौन सी? ऑस्ट्रेकोडर्म और साइक्लोस्टोमेटा। किस किस में रखा गया है? एग्नेथा जीवों को ऑस्ट्रेकोडर्म और साइक्लोस्टोमेटा दो वर्ग में बांटा गया है। जो ऑस्ट्रेकोडर्म है
ये कैसे थे? ये आदिम, आदिम से मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव प्रकार के बड़े शरीर के आकार वाले, ऐसे कह सकते हैं कि डायनासोर के समान शरीर का आकार कैसा था? बड़ा था। बड़े शरीर के आकार वाले, शरीर की संरचना कैसी थी? मछली के समान। शरीर की संरचना कैसी थी? मछली के समान संरचना वाले तथा शरीर के ऊपर बाह्य कवच पाया जाता था। ठीक है, तो ऑस्ट्रेकोडर्म की अगर हम बात करते हैं, वर्ग ऑस्ट्रेकोडर्म में जो जीव थे वो कैसे थे? आदिम। आदिम से मतलब यहाँ से कशेरुक जीव बनना प्रारंभ हुए थे। फिर ये कैसे थे? इनके शरीर का आकार भी कैसा था? बड़ा था। शरीर के ऊपर, लेकिन शरीर का आकार बड़ा होने के साथ साथ कैसे दिखते थे? मछली के समान शरीर वाले जीव थे। ठीक है, जैसे अपन ये कह सकते हैं व्हेल बड़े आकार की मछली है, तो इस तरीके से भारी भरकम शरीर वाले जीव थे। और ये भारी भरकम शरीर के ऊपर कठोर कवच पाया जाता था। लेकिन जो ऑस्ट्रेकोडर्म जीव हैं ये विलुप्त हो गए, यानी कि ऑस्ट्रेकोडर्म के जो जीव थे वो पहले मिलते थे, जैसे डायनासोर पहले मिलते थे, अब उनके जीवाश्म मिलते हैं। इसी तरीके से ऑस्ट्रेकोडर्म के जो जीव थे वो पहले पाए जाते थे, अब केवल उनके जीवाश्म मिलते हैं। ठीक है, तो उनके जीवाश्मों से ही पता लगाया गया था कि ऑस्ट्रेकोडर्म्स जीव थे। अब इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वर्ग साइक्लोस्टोमेटा, ये ही कैसे हैं? जीवित एग्नेथा वाले प्राणी हैं। तो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जबड़े रहित जीवित जीव है। ठीक है, जबड़े रहित जीवित जीव है, तो ऑस्ट्रेकोडर्म भी क्या है? जबड़े रहित है, लेकिन ये जीवित नहीं है, ये विलुप्त हो चुके हैं। जबड़े रहित जीवित जीव केवल कौन है? साइक्लोस्टोमेटा के जीव होते हैं। ठीक है, यहाँ से कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस, या हम कहें अगर हम कभी हायर स्टडीज़ में कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्या क्वेश्चन है कि जबड़े रहित जीव हैं, अगर दोनों देते हैं ऑप्शन में तो दोनों ही आएंगे, लेकिन क्वेश्चन क्या आता है? जबड़े रहित जीवित जीव का उदाहरण लिखे, तो क्या आते हैं? साइक्लोस्टोमेटा के जीव आते हैं। कौन कौन से साइक्लोस्टोमेटा के जीव हैं वो अभी हम क्लासिफिकेशन में आगे देखते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। हम इसको मिटा देते हैं। तो किस पर आ गए हम? उपसंग साइक्लोस्टोमेटा। उपसंग वर्ग साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा, अब सबसे पहले हम बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा की। क्या मतलब है? साइक्लो का मतलब होता है वृत्ताकार, अर्थात
जो साइक्लोस्टोमेटा के जीव होते हैं उनका जो छिद्र है, स्टोमेटा मतलब छिद्र, और छिद्र भी यहाँ पे विशेष रूप से किसकी बात की जाती है? मुख की। तो साइक्लोस्टोमेटा के जीव में क्या होता है? इनमें वृत्ताकार मुख पाया जाता है। सर्कुलर वे में मुख कैसा होता है? वृत्ताकार रूप में पाया जाता है। इसलिए क्या कहलाते हैं? साइक्लोस्टोमेटा वाले जीव कहलाते हैं। अब इसको साइक्लोस्टोमेटा को दो गण में बांटा गया है। साइक्लोस्टोमेटा जीव को किस में बांटा गया है? गण, यानी कि ऑर्डर क्या है? पेट्रोमाइजोन्शिया, और दूसरा आता है मिक्सिनॉइडिया। पहला कौन है? पेट्रोमाइजोन्शिया, और दूसरा आता है मिक्सिनॉइडिया। जो पेट्रोमाइजोन्शिया है इसमें हम पढ़ते हैं पेट्रोमाइजोन, और मिक्सिनॉइडिया में हम क्या पढ़ते हैं? मिक्साइन या मिक्सिनी बोलते हैं। जो पेट्रोमाइजोन है इसको सामान्य भाषा में लैम्प्रे या ईल समान जीव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? लैम्प्रे कहा जाता है। और मिक्साइन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हैग फिश। ठीक है, तो ये हमारा आज के एनिमल का इंट्रोडक्शन हुआ। एनिमल क्या पढ़ेंगे हम? पेट्रोमाइजोन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कहाँ से वन बाय वन करके इस एनिमल के तक पहुँचे हैं। अब पहले इसके बारे में पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं? इसका एक बार जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है या हम बात करें, आज हम जिस जंतु के बारे में पढ़ेंगे वो क्या है? पेट्रोमाइजोन। ठीक है, कॉमन नेम क्या है इसका? पेट्रोमाइजोन को सामान्य भाषा में लैम्प्रे भी कहते हैं। किसका सदस्य है? साइक्लोस्टोमेटा का ये सदस्य है। तो पहले हम साइक्लोस्टोमेटा जीव के बारे में देखते हैं। क्या होगा? साइक्लोस्टोमेटा का अर्थ है कि इनमें क्या मिलता है? गोल या हम कह सकते हैं वृत्ताकार मुख पाया जाता है। साथ के साथ ये कैसे हैं? ये वर्टिब्रेटा जीव हैं, यानी कि कशेरुक जीव हैं। तो इनमें क्या होता है? इन जीवों की यदि हम विशेषता देखते हैं, साइक्लोस्टोमेटा जीवों की यदि हम विशेषता देखते हैं तो इन पर क्या होता है? बाह्य जो इनका शरीर है वो कैसा होगा? चिकना होता है। ठीक है, बॉडी सरफेस कैसी होती है? चिकनी होती है। वृत्ताकार मुख पाया जाता है। इनमें अयुग्मित पंख पाए जाते हैं। ठीक है, युग्मित पंखों का अभाव होता है। कैसे होते हैं? अयुग्मित पंख पाए जाते हैं। पंख और जो युग्मित पंख हैं उनका इनमें अभाव होता है। जो कंकाल होगा, कंकाल प्रमुख रूप से कैसा होता है? उपास्थीय कंकाल इनमें पाया जाता है। प्रमुख रूप से कैसा मिलता है?
उपास्थीय कंकाल इनमें पाया जाता है। जीवन पर्यंत क्या होती है? नोटोकोड पाई जाती है। कंकालीय छड़ नोटोकोड पाई जाती है और श्वसन के लिए क्या मिलते हैं? गिल छिद्र मिलते हैं। गिल दरारें या गिल छिद्र पाए जाते हैं। इस नोटोकोड के ऊपर क्या मिलती है? जो तंत्रिकीय संरचना के रूप में तंत्रिका नाल पाई जाती है, जो कि क्या करती है? आगे मेरुरज्जु का निर्माण करती है। तो ये सारी संरचना किसके बारे में हुई? ये हुई साइक्लोस्टोमेटा जीवों के बारे में। क्या कि साइक्लोस्टोमेटा जीवों में मुख कैसा होता है? गोल। फिर शरीर कैसा होता है? बाह्य रूप से चिकना होता है। युग्मित पंख नहीं पाए जाते। कैसे पाए जाते हैं? अयुग्मित पंख इनमें पाए जाते हैं। प्रमुख रूप से कैसे हैं? जलीय जीव हैं। कंकाल जो होता है वो उपास्थीय होता है। कंकालीय छड़ समान संरचना नोटोकोड भी पाई जाती है। जीवन पर्यंत उसके ऊपर नर्व कोड भी मिलेगी, जो आगे क्या करती है? आगे मेरुरज्जु बनाती है और साथ के साथ श्वसन के लिए इनमें गिल छिद्र पाए जाते हैं। अब हम साइक्लोस्टोमेटा जीव या हम कहें पेट्रोमाइजोन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पेट्रोमाइजोन का वर्गीकरण। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आप फ्लो चार्ट को लर्न करते हैं तो आपको जीव का वर्गीकरण याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप फ्लो चार्ट को स्टेप टू स्टेप पढ़ते हैं, याद करते हैं, आप उसको 2-3 टाइम लिख के देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। और जब आपको याद हो जाएगा तो आपको किसी एनिमल का वर्गीकरण लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमने जो सारा का सारा फ्लो चार्ट रिवाइज किया था, उसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं? इस पेट्रोमाइजोन का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है। संघ क्या होगा? कॉर्डेटा। पूरी बुक किससे रिलेटेड है? कॉर्डेटा से। तो संघ हमेशा क्या आएगा? कॉर्डेटा। इसके बाद इसकी शाखा कौन सी थी? क्रेनिएटा। विभाग या डिवीजन कौन सा है? वर्टिब्रेटा। ठीक है। इसके बाद उपसंघ कौन सा है? उपसंघ आता है इसका एग्नेथा। इसके बाद क्लास क्या है इसकी? क्लास आती है इसकी साइक्लोस्टोमेटा। गण क्या होगा इसका? पेट्रोमाइजोनिया। और अगर हम जीव की बात करें तो यानी कि जीनस क्या होगा हमारा? पेट्रोमाइजोन। ठीक है। तो ये सारी चीजें तो हमने किस में पढ़ी थी? फ्लो चार्ट में। और फ्लो चार्ट के अनुसार हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सेम क्लासिफिकेशन किसका आएगा? मिक्सिन का आएगा। मिक्सिन में क्या होगा? गण की जगह क्या आ जाएगा? मिक्सिनोइडिया। और जीनस क्या आ जाएगा? मिक्सिन।
ये सारी चीज़ें अगर आप फ्लो चार्ट को आप बार बार रिवाइज करते हैं तो आप किसी भी जंतु का क्लासिफिकेशन खुद लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर उस जंतु के बारे में आपको कुछ याद नहीं रहता है तो आप इन वर्ग के यानी कि इन सभी के लक्षण को भी उस जीव के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, वर्गीकरण। आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हमारा जंतु कौन प्रारंभ होता है, पेट्रोमाइजॉन। ये हमने क्या बनाया है, पेट्रोमाइजॉन का चित्र है। किसका है, पेट्रोमाइजॉन, जो उसकी बाह्य आकारकी को बताता है। पेट्रोमाइजॉन जैसे कि क्या है, लैम्प्रे। लैम्प्रे जो होती है, आई थिंक आपने इसको बना लिया होगा, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। जो पेट्रोमाइजॉन है ये कैसा है, साइक्लोस्टोमेटा का जीव है। ये दो तरीके के आवास में पाया जाता है। पेट्रोमाइजॉन कैसा है, कैसा जीव है, लंबा बेलनाकार व पार्श्व सतह से संपीड़ित संरचना वाला कैसा है, जो पेट्रोमाइजॉन है वो कैसी होती है, लंबी है। बॉडी कैसी है, बेलनाकार है, लेकिन पार्श्व सतह से कैसी है, कंप्रेस्ड है, संपीड़ित है, दबी हुई होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये कैसी होती है, ये इसका शरीर कैसा होता है, शरीर बाह्य रूप से चिकना ग्रंथिल युक्त, ग्रंथिल व श्लेष्म युक्त, श्लेष्म कोशिकाओं युक्त होता है। अर्थात जो इसकी बाह्य शरीर होता है, उस बाह्य शरीर पर यानी कि उसकी जो त्वचा होती है वो कैसी होती है, चिकनी होती है, उसमें ग्रंथिल कोशिकाएं पाई जाती हैं, साथ के साथ श्लेष्म स्त्रावित करने वाली कोशिका पाई जाती है, जो कि इसके शरीर को नम, लसलसा व चिकना बनाए रखती है, ठीक है। इसके अलावा इसके शरीर की रंग की अगर बात करते हैं, रंग अधर सतह की तरफ कैसा होता है, हरा, मतलब लाइट ग्रीन भी कह सकते हैं, हल्का हरा ग्रीनिश होता है, तथा पार्श्वीय व पृष्ठीय सतह सफेद रंग वाली होती है। कैसी होती है कि जो इसकी वेंट्रल सरफेस है ये तो कैसी होती है, ग्रीनिश रंग की होती है, हरे कलर की होती है, तथा जो पार्श्वीय सतह होती है और पृष्ठीय सतह होती है तो कैसी होती है, वो सफ़ेद रंग की होती है।
जो पेट्रोमाइजोन है ये दोनों तरह के आवास में प्रमुख रूप से कैसी है? पेट्रोमाइजोन जलीय जीव है तथा यह दोनों प्रकार के जल, दोनों प्रकार के जल अर्थात समुद्री जल, समुद्री व स्वच्छ जल में पाई जाती है। तो हम यदि एक तरीके से बात करें पेट्रोमाइजोन कैसी है, ये पेट्रोमाइजोन के अगर आवास की बात करते हैं तो ये दोनों तरह के जलीय आवास में पाई जा सकती है। प्रमुख रूप से कैसी है? जलीय है। कुछ पेट्रोमाइजोन की प्रजातियां समुद्री जल में पाई जाती हैं और कुछ पेट्रोमाइजोन की प्रजातियां स्वच्छ जल में पाई जाती है। तो दोनों तरह के आवास में रह सकती हैं, चाहे वो समुद्री जल हो चाहे स्वच्छ जल। जैसे अगर हम बात करें लैम्प्रेटा जो होती है, पेट्रोमाइजोन लैम्प्रेटा प्रमुख रूप से स्वच्छ जलीय है। और यदि हम बात करते हैं पेट्रोमाइजोन मैरिनेटा, वो कैसी है? समुद्र जलीय। तो इसकी कुछ प्रजातियां समुद्री जल में पाई जाती हैं और कुछ प्रजातियां कैसी होती हैं? स्वच्छ जल में पाई जाती हैं। अब इसके अलावा जो पेट्रोमाइजोन है पेट्रोमाइजोन मछली के समान या ईल समान, ईल यानी कि एक तरीके से ऐसा जीव होता है जो लंबा बेलनाकार होता है। ठीक है, अब आप कहें लंबे बेलनाकार तो कीड़े भी होते हैं, लेकिन कीड़ों में पंख नहीं पाए जाते। इनमें क्या मिलते हैं? फिन या पंख पाए जाते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? ईल। ईल समान आकार की वाला जीव है तथा इसमें दोहरा जीवन पाया जाता है। अब यहाँ पर दोहरे जीवन से मतलब क्या है? जो पेट्रोमाइजोन है उसकी दो अवस्थाएं हैं, वयस्क और जो इसकी भ्रूणीय अवस्था है वो पाया जाता है लार्वा। अर्थात पेट्रोमाइजोन एक तो व्यस्क पेट्रोमाइजोन होती है, साथ के साथ इसमें क्या पाया जाता है? लार्वा अवस्था भी पाई जाती है। तो कैसे हो गया? दोहरा जीवन है, एक व्यस्क अवस्था है, एक लार्वा अवस्था होती है। जो व्यस्क होता है दोनों ही कैसे हैं? जलीय। चाहे व्यस्क अवस्था हो चाहे लार्वा अवस्था हो, दोनों ही कैसी हैं? जलीय होती हैं। तो व्यस्क तो क्या होता है? व्यस्क समुद्री और स्वच्छ दोनों तरह के आवास में पाया जाता है। कुछ पेट्रोमाइजोन समुद्री जल में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ पेट्रोमाइजोन स्वच्छ जल में पाई जाती है। लेकिन दोनों के ही यदि लार्वा की बात करें, यानी कि चाहे वो समुद्र जलीय वाली पेट्रोमाइजोन हो चाहे स्वच्छ जलीय वाली पेट्रोमाइजोन हो, उसका जो लार्वा होता है उसको हम कहते हैं एमोसीड लार्वा।
क्या नाम है पेट्रोमाइजोन के लार्वा का? एमोसीड लार्वा। ये केवल स्वच्छ जल में पाया जाता है। ये केवल कहाँ मिलेगा? ये केवल स्वच्छ जल में ही पाया जाता है। ये समुद्री जल में अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। जो समुद्र जलीय वाली पेट्रोमाइजोन होती है वो अपने प्रजनन काल में कहाँ गमन करती है? समुद्री जल से स्वच्छ जल की ओर अभिगमन करती है। ठीक है, क्या होगा? जो समुद्र जलीय वाली पेट्रोमाइजोन होती हैं जो कि कहाँ रहती हैं? समुद्र जलीय आवास में। तो समुद्र जलीय आवास वाली पेट्रोमाइजोन अपने प्रजनन काल में कहाँ जाती हैं? वो स्वच्छ जल वाले स्थान की ओर गमन करती है। उनके इस गमन की क्रिया को क्या कहते हैं? अभिगमन या प्रवासन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अभिगमन या प्रवासन, या इसी को हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, अगर हम हमारे ऊपर पढ़ना चाहें, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि हम पहले यहाँ पढ़ रहे हैं, राजस्थान में पढ़ रहे हैं। राजस्थान में अगर हम बात करें, हम मत्स्य यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अब हम आगे पढ़ाई करने के लिए इस यूनिवर्सिटी को छोड़कर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो उस अवस्था में हमारी ग्रेजुएशन कहाँ से है? मत्स्य यूनिवर्सिटी से। और हम किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमें एक सर्टिफिकेट देना होता है कि हम स्थानांतरित होकर किस यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी से आएंगे। तो उसको हम क्या कहते हैं? एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट। सेम उसी तरीके से क्रिया इनमें भी पाई जाती है। इनमें भी क्या होता है कि ये अपने पैतृक स्थान को छोड़कर क्या, किस कारण से? प्रजनन के लिए। हम किस कारण से जा रहे हैं? पढ़ने के लिए। तो पेट्रोमाइजोन प्रजनन करने के लिए अपने मूल आवास को छोड़कर किसी दूसरे आवास में कहाँ आती है? स्वच्छ जल में आती है और वहाँ वो अपने अंडे देती है। ठीक है, तो ये किसकी बात हुई? पेट्रोमाइजोन के बारे में। कैसी है? दोहरा जीवन है। क्यों है? क्योंकि जो वयस्क होता है वो समुद्री और स्वच्छ दोनों जल में पाया जा सकता है, लेकिन इसका जो लार्वा होता है वो कहाँ पाया जाता है? वो केवल की केवल स्वच्छ जल में पाया जाता है। इसलिए जो समुद्र जलीय पेट्रोमाइजोन होती है उस पेट्रोमाइजोन को प्रजनन समय में समुद्री जल के से कहाँ आना पड़ता है? स्वच्छ जलीय आवास में आना पड़ता है। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल में हम जब एमोसीड लार्वा पढ़ेंगे तब देखेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जो वयस्क होता है, वयस्क जीव कैसे होते हैं? परभक्षी। परभक्षी, या इसको हम कह सकते हैं बाह्य परजीवी। और जो एमोसीड लार्वा होता है ये कैसा होता है? ये होता है जो स्वच्छ जल में पाए जाने वाले छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनको खाता है। जबकि जो वयस्क पेट्रोमाइजोन होती है वो किसी जीव के शरीर के ऊपर, वयस्क पेट्रोमाइजोन किसी जीव के शरीर के ऊपर, अब वो जीव कोई मछली हो सकती है, किसी कछुए का कवच हो सकता है। ठीक है, यानी कि या तो कछुए के शरीर के ऊपर या प्रमुख रूप से मछलियों के ऊपर बाह्य परजीवी के रूप में पाया जाता है।
वयस्क पेट्रोमाइजॉन प्रमुख रूप से किस रूप में? बाह्य परजीवी के रूप में किसी के शरीर पर चिपका हुआ पाया जाता है, जबकि लार्वा कैसा है? स्वतंत्र है, स्वच्छंद रूप से अपना जीवन यापन करता है। तो दोनों ही अवस्थाओं में क्या होता है? भिन्नता है, इसलिए कैसा होता है? ये दोहरा जीवन व्यतीत करते हैं। तो अब हम इसके आकारकी के बारे में यदि देखें, पेट्रोमाइजॉन कैसी है? लंबे बेलनाकार शारीरिक संरचना वाला जीव होता है। जो पेट्रोमाइजॉन है उसमें क्या मिलता है? एक नासा छिद्र मिलता है, ये इसका क्या हुआ? नासा छिद्र होता है। इसके पास ही यानी कि इसके बाद क्या होता है? नासा छिद्र के नीचे की तरफ नेत्र पाए जाते हैं, साधारण नेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो कि क्या बनाते हैं? पार्श्व रेखा तंत्र, लेटरल लाइन सिस्टम बनाते हैं, जो कि मछली के समान जीवों का प्रमुख कह सकते हैं प्रमुख विशेषता है। मछली के समान जीव वाले जो एनिमल्स होते हैं उनकी प्रमुख गुण क्या है? पार्श्व रेखा तंत्र का पाया जाना, जो कि एक तरीके से क्या होते हैं? संवेदी अंग के रूप में कार्य करते हैं। जो सिर है, ये क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका सिर। तो सिर के नीचे की तरफ क्या पाया जाता है? मुख पाया जाता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? बकल फनल कहते हैं। और ये मुख कैसा होता है? वृत्ताकार, या हम कह सकते हैं गोल होता है। इसके अलावा इसमें क्या पाए जाते हैं? गिल छिद्र पाए जाते हैं। कितने होते हैं? इसमें 7 पेयर यानी कि 7 जोड़ी, या हम कह सकते हैं 6 से 14 तक क्या पाए जाते हैं? गिल छिद्र पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके शरीर के ऊपर क्या मिलते हैं? अयुग्मित पंख पाए जाते हैं। और अयुग्मित पंख में भी क्या होते हैं? कौन कौन सा पाया जाता है? पृष्ठीय सतह पर ही मिलता है। अयुग्मित पंख में एक पंख तो कहाँ पाया जाता है? पूंछ पर, उसे कहते हैं पुच्छीय पंख। और 2 पंख कहाँ पाए जाते हैं? पृष्ठीय सतह पर पाए जाते हैं। तो इन पृष्ठीय सतह के पंखों को हम क्या कहते हैं? प्रथम पृष्ठीय पंख और द्वितीय पृष्ठीय पंख कहते हैं। इसके अलावा इनमें जो शरीर की अधर सतह है उस पर एक यूरोजेनाइटल पेपिली भी पाई जाती है, जिसके द्वारा आहार नाल का छिद्र, गुदा तथा जनन छिद्र जो होता है या वो बाहर खुलता है। तो ये इसकी क्या होती है? बाह्य आकार की होती है। पेट्रोमाइजॉन के बारे में और जो चीज़ें हैं वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।